नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, हम लोगों ने कल जो है एक इंटरव्यू देखा था और मेरा उद्देश्य था कि पढ़ाई के बीच बीच में आप लोगों को कुछ प्रेरणादायक चीज़ों को भी प्रोवाइड कराऊं ताकि आप लोग उससे कुछ प्रेरणा प्राप्त करते रहें और पढ़ाई में अपनी एनर्जी को बरकरार रखें। आज जो हमारी क्लास होगी वो देखिए सल्तनत काल में खिलजी वंश पर होगी और हमने अभी तक मामलूक वंश जो है सल्तनत काल में देख लिया था। तो आइए खिलजी वंश को शुरू करते हैं। तो देखिए मामलूक वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना होती है और इसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी रहता है और इस वंश का अंतिम शासक जो है वो मुबारक शाह खिलजी है। अब देखिए जो जलालुद्दीन खिलजी रहता है वो पूरे सल्तनत में सर्वाधिक वृद्ध अवस्था में यानी 70 वर्ष की उम्र में वो सुल्तान बनता है। सबसे बूढ़ा सुल्तान अगर पूछा जाए, हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे वृद्ध सुल्तान कौन था, तो आपको याद रखना है कि जलालुद्दीन खिलजी था और ये 70 साल की उम्र में सुल्तान बनता है और अपने स्वभाव से बहुत ही सरल रहता है। चूँकि देखिए उम्र ज़्यादा हो चुकी होती है इसलिए इसके अंदर कोई कट्टरवादी भावना नहीं रहती और इसके बारे में बर्नी कहता है कि नहीं, जो जलालुद्दीन खिलजी रहता है वो एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। उसके बाद देखिए इसके समय में कुछ प्रमुख विद्रोह हुए क्योंकि स्वभाव से सरल था और इसके अलावा भी देखिए सल्तनत काल में बहुत सारे विद्रोह जो है सुल्तानों के समय होते रहते थे। तो आपको बस ये याद रखना है कि इन विद्रोहों का नाम याद रखना है क्योंकि परीक्षा में सीधे सीधे ये विद्रोह पूछ दिए जाते हैं और उसके बाद पूछ दिया जाता है कि किस शासक में हुआ था। चूँकि बहुत ज़्यादा है संख्या में इसलिए ये कन्फ्यूजिंग है और दिक्कत होती है एग्जाम में। तो देखिए पहला विद्रोह जो है मलिक छज्जू का विद्रोह रहता है और इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दबाया था। इसके बाद ताजुद्दीन कूची का विद्रोह है दूसरा, और एक तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह जो आपको याद रखना चाहिए इसमें वो है सीदी मौला का विद्रोह। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ सीदी मौला के विद्रोह के लिए कि एकमात्र ऐसा विद्रोह होता है और ये व्यक्ति रहता है सीदी मौला जिससे जलालुद्दीन खिलजी रुष्ट होता है और इसको जो है उसको हाथियों के पैरों के तले कुचलवा के इसको मरवा डालता है। तो ये सीधे एग्जाम में पूछा गया है इसलिए आपको सीदी मौला याद रखना है। अब एक चीज़ देखिए कि जो खिलजी वंश की स्थापना होती है सल्तनत काल में उसे खिलजी क्रांति की संज्ञा दी जाती है। और खिलजी क्रांति क्यों कहा जाता है कि इसके पहले जो भी तुर्क सुल्तान थे उनकी जो राजवंशीय परंपरा थी वो कहीं ना कहीं किसी बड़े राजघराने से या बड़े राजवंशीय परिवार से थी, लेकिन पहली बार खिलजी जो होते हैं ये जो सबसे पहले सैनिकों के रूप में भारत में आए रहते हैं और बलबन की सेवा लंबे समय तक इन लोगों ने की थी। और उसके बाद जो है इन लोगों ने जो सत्ता परिवर्तन किया उसमें क्या है कि आम लोगों की भूमिका प्रशासन में बढ़नी शुरू हो जाती है और सत्ता पे समझिए कि एक सामान्य परिवार का आदमी जाके बैठता है इसलिए, और बहुत सारे चेंज होते हैं इस समय जो है खिलजियों के समय में आके, इसलिए इसको विद्वानों द्वारा खिलजी क्रांति की संज्ञा दी गई है। खैर ये मान लीजिए मेंस का टॉपिक है, यहाँ मैं आपको प्रीलिम्स के लिए चीज़ों को बताता हूँ। और इसी दबाव में चूँकि ये देखिए निम्न कुल से आ रहे होते हैं, जो जलालुद्दीन खिलजी रहता है वो अपना राज्याभिषेक किलोखरी के किले में करवाता है और बहुत दिनों तक ये दिल्ली में प्रवेश नहीं लेता है, लेकिन बाद में जब जनता द्वारा इसे मान्यता मिलती है तो ये यहाँ आ जाता है। अब इसकी कुछ उपलब्धियों को अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे इसने ठगों का दमन किया था और ठगों और चोरों को इसने एक आश्वासन लिया कि नहीं, अगर आप लोग ठगी और चोरी छोड़ देते हैं तो मैं आप लोगों को माफ़ कर दूँगा, और बंगाल में ये उनको भिजवा देता है। इसके बाद दिल्ली से जो है डाकुओं की रक्षा ये करता है, दिल्ली के आसपास जो जंगल और पेड़ होते हैं उनको कटवा देता है और उसके बाद जो है ये डाकुओं से दिल्ली को सुरक्षित बनाता है। तो ये भी देखिए पूछा गया एग्जाम में कि कौन से शासक ने जो है दिल्ली को डाकुओं के आतंक से मुक्त कराया, तो आपको याद रखना है जलालुद्दीन खिलजी ने। अब उसके बाद देखिए इसका भतीजा और दामाद रहता है अलाउद्दीन खिलजी। कड़ा और मानिकपुर में आप जानते हैं कि दक्षिण से जीत कर आया रहता है और ये खुशी के मारे मिलने जाता है और यहीं इलाहाबाद के पास में कड़ा एक जगह है, आज कौशाम्बी में पड़ता है, वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी और उसके बाद ये दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था वो अली गुरशप्स है और इसके बाद इसका जो राज्याभिषेक था इसने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल भवन में करवाया था दिल्ली के। और इसकी कुछ प्रमुख उपाधियाँ उसको देख लेते हैं। इसकी एक प्रमुख उपाधि है सिकंदर सानी या सिकंदर सानी, और सल्तनत काल का समुद्रगुप्त भी इसे कहा जाता है। इसके बाद इसे अमीर खुसरो ने 3 उपाधियाँ दी थी, एक तो विश्व का सुल्तान कहा था, जनता का चरवाहा और युग का विजेता। ये 3 विरुद्ध या उपाधियाँ इसको अमीर खुसरो द्वारा दी गई थी। अब देखिए इसके 4 प्रमुख सेनापति थे
जो या सेनानी थे इसके, जिसे इसने चार खान के नाम से संबोधित किया। और मैं आपको बताऊं कि ये भी कई बार परीक्षा में पूछ दिया गया है, मिलान करने के लिए दे दिया गया है उनकी उपाधि को और उनके वास्तविक नाम को, तो आप इसको याद रखिए, ज़रूरी है। पहला देखिए अल्मास बेग रहता है और इसको उलूग खान की उपाधि देता है अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा है नसरत खां जलेसरी, जिसे नसरत खान, देखिए नसरत नाम भी है और नसरत खां, तो ये आप याद कर सकते हैं आसानी से। फिर तीसरा व्यक्ति रहता है मलिक यूसुफ हिजरबुद्दीन, इसे जफ़र खां की कहा उपाधि दी जाती है और इसे युग का रुस्तम भी कहा जाता है। इसके बारे में प्रसिद्ध रहता है जफ़र खान के कि इससे मंगोल इतना खौफ खाते थे कि मंगोल खुद इस बात को कहते थे कि नहीं, हमारे घोड़ों ने लगता है जफ़र खान को देख लिया, इसलिए वो पानी पीने से इनकार कर सकते हैं। तो समझिए कि कितना बड़ा योद्धा रहा होगा, और मंगोल इतने बड़े आक्रांता थे और उन लोगों की हालत ख़राब होती थी जफ़र खान से, तो बहुत बड़ी बात रही होगी। फिर जो चौथा सेनापति रहता है संजर, उसे इसने अलप खां की उपाधि दी थी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी कुछ प्रमुख विद्रोह हुए थे, उनके बारे में हमें देखना चाहिए। तो कुछ प्रमुख विद्रोहों में सबसे पहला विद्रोह होता है नवीन मुसलमानों का विद्रोह। ये जो नवीन मुसलमान रहते हैं ये मंगोल रहते हैं, और मंगोलपुरी एक इलाका दिल्ली में आज पड़ता है, वहीं ये आके बस गए रहते हैं, 2000 मुसलमान रहते हैं। तो सबसे पहला विद्रोह नवीन मुसलमानों का होता है। फिर उसके बाद अकद खां का विद्रोह होता है इसके समय में। फिर अगला विद्रोह उमर खान और मंगू खां का होता है। और इसके समय में एक विद्रोह देखिए, वहाँ हमने देखा था सीदी मौला, यहाँ है हाजी मौला का विद्रोह। तो ये मौला जो है थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, इसलिए मौला को याद रखिए आप लोग। फिर एक चीज़ और याद रखिएगा, एक सिंगल ऐसे फैक्ट है कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अगर पूछा जाता है तो वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुआ था। इसके बाद देखिए इसने कुछ प्रमुख अभियान किए थे, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ इसने किस सन में अभियान किया था। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि आरओ के मेंस में या यूपीएससी में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पीसीएस के एग्ज़ाम में इसको सीधे पूछ दिया जाता है। तो उत्तर भारत के अभियान और दक्षिण भारत के अभियान, दो हिस्सों में हम इसके अभियान को बांटते हैं। तो देखिए इसने सबसे पहला अभियान गुजरात के खिलाफ 1298 में किया, फिर दूसरा रणथंभौर में किया 1301 में, फिर तीसरा अभियान चित्तौड़ में 1303 में, फिर चौथा अभियान मालवा 1305 में, फिर पाँचवा सिवाना 1308 में, फिर छठा जालौर 1311 में। ये तो हो गए उत्तर भारत के अभियान। फिर दक्षिण भारत में भी अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किए। उसमें सबसे पहले देवगिरी में 1307 में अभियान किया था, वारंगल में 1309 में, होयसल में 1310 में और पांडे वंश में 1311 में अभियान किया गया था। इसके बाद अब इसकी कुछ प्रमुख उपलब्धियों को देख लेते हैं। चूँकि आप ये समझिए कि जब अलाउद्दीन खिलजी सत्ता पे आता है तो इसके पहले बलबन ने दिल्ली सल्तनत के प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था का इतना सुदृढ़ीकरण कर दिया रहता है कि उसी बेस पे जो है अलाउद्दीन को साम्राज्य का विस्तार करने का मौका मिलता है। तो जब अलाउद्दीन साम्राज्य का विस्तार करता है तो इसको बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। इन ज़रूरतों के रूप में इसे एक शक्तिशाली सेना की ज़रूरत पड़ती है, और शक्तिशाली सेना के मेंटेनेंस के लिए जो है इसने बाज़ार व्यवस्था का विकास किया था। और आप जान लीजिए कि इसने ऐसा सिस्टम जनरेट किया ताकि सैनिकों को जो है सस्ते दर पे जो है बाज़ार से वस्तुएं मिल सकें। और भूमि में सुधार इसने किया, और उसने मसाहत प्रणाली, ये भी पूछा गया एग्जाम में, मसाहत प्रणाली यानी भूमि के पैमाइश की पद्धति को आरंभ किया और उसके आधार पर ये कर का निर्धारण करता था। और आप जानिए कि पहली बार जो है 50% कर की वसूली अलाउद्दीन ने शुरू की सल्तनत काल में। फिर इसने सेना पे आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी जोर दे रहा है, तो सैनिकों के मजबूती के लिए इसने हुलिया और दाग प्रथा का प्रचलन शुरू किया। और सबसे पहली बार इसने सल्तनत काल में सेना को या सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया। और चूंकि इसको राजस्व क्षेत्रीय जमींदारों से लेना था, तो इसने क्षेत्रीय जमींदारों की शक्तियों को भी सीमित किया और खुद मुकद्दम और चौधरी जो थे उनके अधिकारों में कटौती की। और पहली बार ग्रामीण समाज में, सल्तनत काल में पहली बार ग्रामीण समाज में किसी सुल्तान का हस्तक्षेप होता है, और इन अधिकारों की कटौती के साथ इसने जो इन लोगों के पास अधिशेष जाति थी राजस्व की, उसको सीधा अपने पास खींचना शुरू किया। और एक तरह से देखिए कि सल्तनत काल में सर्वप्रथम सार्वजनिक वितरण प्रणाली या राशनिंग सिस्टम की शुरुआत इसने की। ये अनाजों को सुरक्षित करवाता था और अकाल के समय जो है फिक्स रेट पर राज्य द्वारा जो है उसे बंटवाता था लोगों में। फिर इसने वेश्यावृत्ति को रोकने का भी प्रयास किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार धर्म और राज्य को पृथक किया था। ये कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है कि
धर्म क्या है, लेकिन मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। उसके बाद इसने निरंकुशता के सिद्धांत को भी सल्तनत में लागू किया था। तो ये सारी चीज़ें जितनी मैंने आपको यहाँ लिख के बताई हैं, आप ये जानिए कि सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इन बिंदुओं को ज़रूर याद रखिए। फिर इसने देखिए बाजार प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए सहनाए मंडी और दीवाने रियासत नाम के 2 अधिकारियों की नियुक्ति की। दीवाने रियासत जो बकाया राशि रहती है राजस्व की, उसकी वसूली के लिए था, और सहनाए मंडी बाजार की देखरेख और निरीक्षण के लिए था। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो इसमें खिलजी वंश में अगला शासक आता है वो है शिहाबुद्दीन उमर, और शिहाबुद्दीन उमर के बाद जो है अगला शासक मुबारक शाह खिलजी होता है। ये इस वंश का अंतिम शासक होता है। ये पूरे दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान रहता है जिसने स्वयं को खलीफा कहा है, और ये देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया। स्वयं को खलीफा वाला प्रश्न बहुत बार आया, इसलिए आप इसको ऐसे रट जाइए कि नहीं कभी भी गलत ना हो आपका किसी भी एग्जाम में अगर वनडे में आ जाए तो। इसने फिर एक गुजराती व्यक्ति रहता है, हिंदू रहता है, बाद में वो कन्वर्ट होकर मुसलमान बन जाता है, उन्हें बरादू कहते हैं। तो बरादू रहता है नासिरुद्दीन खुसरो शाह, उसको अपना प्रधानमंत्री बनाया, और इसके बाद जो है ये सत्ता पे काबिज हो जाता है, और फिर सुल्तान अपने आप को स्वयं को घोषित कर लेता है। और इससे भी देखिए एक प्रश्न पूछा गया है जो हाल के एग्जाम में पीसीएस में ही पूछा गया था कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय में ही सल्तनत काल में दरबार में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। ये पीसीएस 2023 का प्रश्न है सीधे सीधे। तो ये चूँकि हिंदू रहता है इसलिए इसके ऊपर हिंदू बनियों का भी प्रभाव रहता है, और उसके प्रभाव में आप देखिए कि दरबार में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। और आप देखिए कि अगर खिलजी वंश का अंतिम शासक पूछा जाएगा तो यहीं ख़त्म हो जाएगा मुबारक शाह में, लेकिन खिलजी वंश जो है फाइनली नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो है तुगलक वंश सत्ता में आता है। अब कल जो है हम लोग तुगलक वंश को देखेंगे और धीरे धीरे जो है सल्तनत को अपने कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।